किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को कृषि दर्शन की ओर से और दूरदर्शन केंद्र भोपाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। लगभग अच्छा ही साल रहा 2022, जबकि हमने काफ़ी सारी प्रगति की। धन धान्य से हम लोग काफ़ी आगे बढ़े, पिछले रिकॉर्ड हमने तोड़े और अब 2023 हमारे लिए प्रेरणा लेकर आया है कि हम और अच्छा उत्पादन करें, अपनी फसलों को खूब अच्छी तरह से सुरक्षित रखें, साथ में पशुधन, मत्स्य विकास और अन्य जो कृषि से जुड़े हुए साधन हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ लेकर खूब आमदनी में वृद्धि करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करें। किसान भाइयों, समय जबकि लगभग 1/4 भाग निकल चुका है हमारी बुआई के बाद खेती का, ये रबी की फसलों का, तो अब हमें ज़रूरत होती है कि हम पौध संरक्षण की ओर बढ़ें और देखभाल करना है, ज़रूरी है फसलों की। तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.पी. शर्मा साहब, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के प्रधान वैज्ञानिक हैं, आज उपस्थित हैं। आपसे वो बात भी करेंगे। आपको पता है हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं, इस पर आप अपने प्रश्न कीजिए और तत्काल ही जवाब प्राप्त कीजिए। जो समस्याएं आप देख रहे हैं, जो कुछ आपके खेतों में हो रहा है, उसकी जानकारी भी हम जानना चाहेंगे और साथ ही आपकी समस्याओं का निराकरण भी तत्काल ही करना चाहिए। फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फ़ोन ज़रूर कीजिएगा और अपने हालचाल भी साथ ही हमें बताइएगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि मैंने कहा कि फसल जो है वो अपना प्रारंभिक चरण पूरा कर चुकी हैं, रबी की फसलें, और अब लगभग आधा पौना फुट तक उठ चुकी हैं। हम देख रहे हैं गेहूं भी हो गया, कई जगह तो चना आने भी लगा है, घेंटिया भी बनने लगे, लेकिन वो बहुत पहले का है। सामान्य रूप से अभी चने की बुआई भी 1-1.5 महीने की है। अन्य फसलें भी हम देख रहे हैं कि अब पौध संरक्षण और देखरेख मांगती हैं। इस समय अगर हमने ठीक से उन्हें पोषित कर लिया तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। क्या दृश्य देख रहे हैं, क्या परिदृश्य है आपके सामने अभी मध्य प्रदेश की में फसलों का? निश्चित रूप से आज हम देखते हैं, गेहूं की बात करते हैं तो अधिकतर किसानों की समस्या आ रही है कि कहीं कहीं पेड़ सूख रहे हैं जी, और निश्चित रूप से किसान उसको एकदम पहचान नहीं पा रहा है कि क्यों सूख रहा है। कहीं कहीं जहां हल्की ज़मीन है वहां पर जो है आपका दीमक का भी प्रकोप है, लेकिन अधिकतर जो किसान हमारे यहाँ सैंपल्स लेके आ रहे हैं या हम लोग खेतों में जाके देख रहे हैं, वहाँ सफ़ेद मांग का प्रकोप है। सफ़ेद मांग का प्रकोप पहले हमारा जो हरदा का एरिया है या नागपुर का जो एरिया है, इधर पहले बहुत होता था, लेकिन धीरे धीरे इस कीट का प्रकोप जो है मालवांचल में भी बढ़ता जा रहा है। आगर मालवा की बात करें, राजगढ़ ब्यावरा की बात करें आप, या आप जो है उज्जैन की बात करें, देवास की बात करें, तो वहाँ भी समस्या आने लगी है। डॉक्टर साहब, समस्याएं तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी हैं, लेकिन अमूमन किसान भाइयों ने पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा बोनी की है जी। गेहूँ का भी काफ़ी ज़्यादा बुआई हो रही है, क्योंकि गेहूँ ने एक अच्छी लाभप्रदता दी है, किसानों को फ़ायदा दिया है। चना और दूसरी फसलें भी इस समय ज़्यादा बोई गई हैं और सामान्य रूप से तो अच्छी ही है स्थिति, लेकिन कहीं कहीं जहां बात आती है बहुत कम है, तो वो हर समय यही स्थिति रहती है कि कहीं तो परेशानियां आती ही हैं। क्या हम ये माने कि मौसम का बदलाव इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है? निश्चित रूप से जब पूरा हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में मौसम में परिवर्तन हो रहा है, और जब विश्व में परिवर्तन होगा तो कीड़े, बीमारियां, इनका प्रकोप भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा निश्चित रूप से। और जहाँ तक फसल विविधता की बात है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई। जब बारिश अच्छी होती है तो निश्चित आप देखते हैं कि चने का एरिया या पल्सेस जो हैं उसका एरिया कम हो जाता है, और आपका जो धान फसलें विशेषकर गेहूँ हमारे यहाँ होता है तो गेहूँ का क्षेत्र बढ़ जाता है। जब बारिश कम होती है तो उस समय जो है गेहूँ का एरिया कम हो जाएगा और चने का एरिया बढ़ जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, 60-62 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा अभी तक बुआई हो गई। जी हाँ, जी। और अभी भी कुछ किसान जो कमांड एरिया के हैं, जी हाँ, वो गेहूं बो रहे हैं या बोने में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या इसको हम जलवायु परिवर्तन का ही हिस्सा माने कि गर्मी लगभग दिसंबर के अंत तक चलती रही? जी। और क्या इसके कुछ नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा इसमें देखिए, क्रॉपिंग सिस्टम जो है ना, फसल का जो बोने का तरीका है वो किसानों को थोड़ा बदलना पड़ेगा जी। अभी मौसम पूरे विश्व में हम देख रहे हैं तो 1 महीने शिफ्ट हो गया हमारे यहाँ, विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करें जी। रेंस जो है बारिश इस बार जो है अक्टूबर के आखिरी तक गिरी जी, जबकि जो है सितंबर के आखिरी तक बारिश जो है
अपने यहाँ गिरती है। इस बार 1 महीने तक बारिश गिरी निश्चित रूप से, और जब बारिश लंबी खिंचेगी तो निश्चित रूप से मानिए सर्दी भी आगे बढ़ेगी। हाँ, तो सर्दी आगे बढ़ेगी, लेकिन हुआ क्या कि बहुत कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। अन्यथा अनुमान किसान भाइयों का ये था और विशेषज्ञों का भी अनुमान था कि ज़्यादा पानी गिरने से शायद मौसम कुछ ठंडा रहेगा, लेकिन उल्टा ही कुछ हो गया है। नहीं अभी, लेकिन देखिए आप 2-4 दिन से आप देख रहे सर्दी हो हैं रही है। तो निश्चित रूप से सर्दी बढ़ रही है। और जिन किसानों ने अक्टूबर के, बहुत सारे किसान हमारे मालवा में बात करूँ तो मालवा में जैसे ही सोयाबीन की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद तुरंत बोनी कर देते हैं, जबकि तापक्रम उस लायक नहीं रहता। तापक्रम देखिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा तो गेहूं हमको नहीं बोना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने उस समय गेहूं बो दिया था और निश्चित रूप से मानी वहाँ बालियाँ भी आ गई हैं, और जब बालियाँ आ गई हैं सर्दी पड़ी नहीं, सर्दी अब स्टार्ट हो रही है जी। और जिन किसानों ने 15 नवंबर के बाद गेहूं की बोनी की है, 15 नवंबर से इवन आपका दिसंबर में के महीने तक बोनी चलती रही है गेहूं की, और जिन किसानों ने लेट बोनी की है उसका उत्पादन निश्चित रूप से गेहूं का बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखें किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन का उपयोग आपको जो जिस तरीके से करना है उसी तरीके से करना है। और देखिए पानी की बचत सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अभी ये खेत जो देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें स्प्रिंकलर चल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। प्रदेश में स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं, अभी लगातार किसान भाई इसका महत्व समझ पा रहे हैं। और जो किसान भाई अभी भी सीधी सिंचाई करते हैं, खुली सिंचाई करते हैं, उसके मुकाबले स्प्रिंकलर कितनी ज़्यादा फायदे की सिंचाई है। इसमें मेरा यही कहना था किसान भाइयों, निश्चित रूप से स्प्रिंकलर फायदेमंद है। और पानी जो ज़रूरत रहती है खेत में एक्चुअली नमी की ज़रूरत है, न कि पानी की। खेत में हम लोग नमी बना के रखें, और नमी बनाने के लिए स्प्रिंकलर से अच्छा साधन कुछ है ही नहीं। जी। पहला। दूसरा जो है, लोगों का मानना ये रहता है कि गेहूं में स्प्रिंकलर नहीं चलाना चाहिए, तो हम लोगों को कई साल हो गए 2 सिंचाई हम लोग पूरा स्प्रिंकलर से देते हैं हमेशा। 2 सिंचाई जब बालियों में फूल आने लगे उस समय थोड़ा सा कोशिश करें किसान भाई कि उस समय स्प्रिंकलर न चलाएं। उस समय स्प्रिंकलर चलाएंगे तो गेहूं की जो चमक है ना, तो चमक पे प्रभाव पड़ता है, परागों पर भी फर्क पड़ ही सकता है। तो 2 पानी तो 2 सिंचाई जो हम देते हैं, पहली जो क्राउन रूट इनिशियल स्टेज है 21 दिन पे बोनी करते हैं हम जो सिंचाई देते हैं, और दूसरा 42 दिन पे देते हैं। तो इनको तो हमको स्प्रिंकलर से ही देना चाहिए। यदि हमने फ्लड में दिया, सरी में पानी छोड़ दिया, तो यूरिया भी जो किसान डालता है तो यूरिया भी पूरा नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, एक मेरा इस माध्यम से कहना जरूर है कि हमारे किसान भाई जो है गेहूं में नाइट्रोजन का उपयोग जरूरत से कहीं ज़्यादा करते हैं। नाइट्रोजन की उपयोगिता जो है 100 से लेकर के 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की मान से उपयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान भाई 200 से 250 किलोग्राम नाइट्रोजन उपयोग कर रहे हैं। उसी का परिणाम एक और दिक्कत ये होती है कि किसान भाई ये सोचते हैं कि एक बार में डाल दो और निश्चिंत हो जाओ जी, लेकिन ये तो तरीका ठीक नहीं ना सब। नहीं, नाइट्रोजन को हम लोग गेहूं के विशेषकर बात करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। 50 किलो नाइट्रोजन बोनी से पहले आधार खाद के रूप में, 25 किलो नाइट्रोजन जो है पहली सिंचाई के बाद, और 25 किलोग्राम नाइट्रोजन दूसरी सिंचाई के बाद। अभी हम जो इल्ली की बात कर रहे थे बहुत सारे किसान भाई कि इल्ली गेहूं में आने लगी, तो निश्चित रूप से मानिए जब हम 200 से 250 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उपयोग करेंगे तो उसमें इल्ली का प्रकोप होगा। जब नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा होगा तो पौधा जो रसीला होगा। डॉक्टर साहब, इस खेत में तो नाइट्रोजन डली हुई लग रही है क्योंकि एकदम हरा कच्छ खेत हो रहा है। इसमें सिंचाई कर दिया है और सिंचाई भी हो गई है, तो देख रहे हैं। लेकिन इस खेत में आप देख रहे हैं बीज की मात्रा ज़्यादा है। हमारे किसान भाई जो है बीज की मात्रा का उपयोग ज़्यादा किया गया है। बीज में अनुशंसा जो की जाती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग की जाती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं किसान इस खेत में कि बीज की जो मात्रा है ना गेहूं में बढ़ाई है। बीज की मात्रा बढ़ाने से जरूरी नहीं कि उपज आपको अच्छी मिलेगी, उसमें जो कंचे फूटते हैं, उसमें टिलर्स निकलते हैं, वो कम निकलेंगे। तो जैसे कि वीट में भी जो नई पद्धति है SWI की पद्धति है, अगर किसान भाई वो अपनाएंगे, यानी बीच बीच में अगर गैप छोड़ते चलेंगे और क्यारी पद्धति से करेंगे, निश्चित रूप से तो उसमें तो 25 से 30 किलोग्राम बीज ही लगता है मात्र एक हेक्टेयर में। यदि उससे करते हैं सिस्टम ऑफ हीट इंटेंसिफिकेशन में तो 25 से 30 किलोग्राम बीज ही मात्र लगता है एक हेक्टेयर में, और उपज कई गुना ज़्यादा होती है। तो इन पद्धतियों पे तो किसान भाइयों को जाना पड़ेगा। किसान भाइयों, फ़ोन नंबर हमने आपको बताए थे, आपके फ़ोन्स की हमें प्रतीक्षा है। ज़रूर से फ़ोन कीजिए और बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, इन दिनों आपके खेत में क्या हो रहा है और कोई समस्या तो नहीं है। डॉक्टर साहब, गेहूँ तो वास्तव में चूँकि सबसे बड़ा रकबा गेहूँ का है, इसलिए हम गेहूँ पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन इस साल थोड़ी सी दिक्कत, जैसे कि आपने एक तो कहा कि गेहूं में पीलापन और सूखा दिखाई दे रहा है, और दूसरा यह है कि गेहूं में आजकल इल्ली दिखाई दे रही है, एक बड़ी इल्ली, बड़ी हो गई है इल्ली। तो ये जो नहीं देखा जाता था गेहूं में, गेहूं को सबसे सुरक्षित फसल माना जाता था, उसमें अगर दुश्मन पैदा हो गए हैं
तो कहीं ना कहीं तो चिंता का विषय है। क्या कारण है और क्या निदान है, ये भी हम आपसे साथ साथ देखिए, इसका मुख्य कारण जो चने में, इसमें गेहूं में इल्ली आ रही है, उसका मुख्य कारण है नाइट्रोजन खादों का उपयोग ज़्यादा करना। नाइट्रोजन खादों का जो उपयोग ज़्यादा करेंगे तो पौधा रसीला होगा, और रसीला होगा तो विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होगा। पहला तो ये नाइट्रोजन खादों का मात्रा का उपयोग जो करते हैं अनुशंसित मात्रा में उपयोग करें किसान भाइयों। आपको मतलब जैसा अभी बताया था कि 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ही उपयोग करना है पहली सिंचाई के बाद। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा गलती कर जाता है किसान कि जो पहले यूरिया खाद फेंक देता है, उसके बाद पानी देता है। तो ऐसा भी वो भी करना गलत है। पहले सिंचाई देना चाहिए स्प्रिंकलर से, उसके बाद यूरिया डालना चाहिए। और इस समय ओस काफ़ी अच्छी गिर रही है, तो पूरा का पूरा उसका अपटेक हो जाता है। बाकी जो बड़ी बात यह है कि यूरिया इतनी जल्दी घुलकर जमीन के अंदर चले जाने वाला खाद है कि अगर हमने पहले से ही यूरिया डाल दिया है और जल्दी से घुल के चला गया तो फिर यूरिया बचा ही नहीं। जी। आपके पौधों को कुछ मिला नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, इसके बाद फिर से हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई, एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर RP शर्मा साहब से। देखिए, हमारे किसान भाई हमसे जुड़ चुके हैं। कैलाश मंडलोई ये खंडवा के किसान भाई हैं, और डॉक्टर साहब देवास के किसान भाई हैं ना। इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। स्वागत किसान भाई आपका। कैलाश मंडलोई जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ऐसा जी हमारे मतलब खेतों में क्या है कि अपन 24 घंटे पे रह नहीं सकते खेत पे। हाँ, हेलो जी मंडलोई जी, बोले। जानवर बहुत नुकसान करते हैं फसल का। हाँ बिल्कुल, जंगली जानवर नुकसान करते हैं। नील गाय है, हिरण है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। जी डॉक्टर साहब। मंडलोई जी, जवाब सुनिए। संपर्क करें इनके लिए। हाँ, जरूर जवाब आपके लिए तैयार है। इसमें देखिए किसान भाई, ये जो है जब हम लोग फसल लेंगे, मानव है तो जंगली जानवर भी रहेंगे निश्चित रूप से। हमें उनका भी संरक्षण करना है, अपना भी संरक्षण करना है। इसके लिए मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये कांटे वाला जो करौंदा रहता है या नागफनी रहती है, उसको यदि खेत के आसपास लगाएंगे तो निश्चित रूप से इन जानवरों का प्रकोप आपके खेत में कम होगा। डॉक्टर साहब, अभी हमने कृषि मेलों में देखा कि बहुत सारी कंपनीज सोलर फेंसिंग लेकर आई थी। जी हाँ। बिजली से उससे धूप से चार्ज होती हैं। जी हाँ। और हल्का करंट छोड़ती हैं। जी हाँ। जानवर को नुकसान नहीं होता। पास में आते हैं नीलगाय, जंगली सुअर या इस तरह के जानवर, तो वो झटका खा के दूर चले जाते हैं और उसके बाद खेतों में नहीं आते। तो ये नई तकनीकियां हैं जो धीरे धीरे पहुंच रही हैं। आप ज़रूर अपने क्षेत्र में संपर्क कीजिए सोलर फेंसिंग बनाने वालों से और अपने जानवरों का बचाव कीजिए। एक और चीज़ मैंने देखी थी अभी, कुछ ऐसे स्प्रे आ गए हैं डॉक्टर साहब, जिनको छिड़कने से कोई भी जानवर फसल के पास नहीं फटकता, लेकिन ये सब प्रयोगात्मक रूप से हैं और कुछ समय बाद तो आप तक पहुँचेंगे ही। किसान भाइयों, आप हमसे बात करें, जैसे अभी कैलाश मंडलोई जी ने बात की थी। फ़ोन नंबर हमको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, 1800-233-0040 और भोपाल का कोड 0755-266-0049। इन नंबर्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं और तत्काल ही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर RP शर्मा साहब से, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से आप आए हैं। डॉक्टर साहब,
गेहूं की जब हम चर्चा कर रहे थे, यूरिया की हम बात कर रहे थे, तो यूरिया में भी तो एक नया बदलाव आया है। जी हाँ, पहले एक बोरी भर यूरिया होती थी, अब अभी- एक डब्बी भर अरे, यूरिया होती है। ये तो जी। खेती में एक्चुअली में चमत्कार हो गया है। जी जी। जब से नैनो यूरिया आया है तो खेती में चमत्कार होगा गेहूं के लिए। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। एक किसान को एक बोतल लेके जाना है, पहले एक बोरी लेके जाता था किसान। एक एकड़ में एक बॉटल लगा एक लीजिए, बोतल 250 जाना ml की। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा ये है कि ये पत्तियों के थ्रू जाता है। जी। इसमें जो है जो लीज आउट की जो समस्या थी कि यूरिया का अपटेक जो था, मैक्सिमम नाइट्रोजन का अपटेक 35 से 37% था। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन किसान भाई देते हैं तो 35 से 37 किलोग्राम लग पाता था, या तो नीचे चला जाता था या ऊपर उड़ जाता था। लेकिन जब से ये नैनो यूरिया आया है तब से किसान भाइयों को बहुत फायदा हुआ है इसमें। विशेषकर जो है इसमें जब दूसरी बार यूरिया कर देता है किसान गेहूं के खेत में, और मक्का में इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में 3 साल से लगातार कर रहे हैं। मक्का में और गेहूं की फसल में एकदम चमत्कार है यूरिया जी। यानी जब पत्ती थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती जी है, तब अगर हम नैनो यूरिया डालेंगे जी हाँ, तो बहुत सस्ते में काम चला लेंगे। बहुत सस्ते में। मेहनत भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जी हाँ, डॉक्टर साहब, नैनो यूरिया भी अपनाना चाहिए, और अब तो आगे आने वाले समय में नैनो फास्फोरस भी आने वाली है, जी। नैनो पोटाश भी आने वाली है। किसान भाई देखिए तो युग कितनी तेजी से बदल खेती रहा में है। एक से एक चमत्कार होने वाला और है। ड्रोन्स आ रहे हैं। हाँ। ड्रोन्स आएंगे तो मिनटों में अपना स्प्रे छिड़काव भी हो जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, चने की हम बात करना चाहेंगे। जी। चना भी हमारे यहाँ बहुत दलहनी फसलों में अग्रणी स्थान रखती है। देश में हमारा पहला नंबर है जी चने के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में। जी। तो चने में कौन कौन सी समस्याएं इस समय आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं या आ सकती हैं, जी हाँ, और कैसे बचाएंगे? निश्चित रूप से अभी जो है अधिकतर किसान भाइयों की समस्या आती है, बहुत फोन बहुत आते हैं कि ये हमारा चने के लिए हम जैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, चने में जो है इल्ली का प्रकोप अभी कहीं कहीं दिख रहा है एक्चुअली में। ये चने की इल्ली हेलिकोबार मिजरा बोलते हैं इसको। और ये इल्ली क्या करती है, सूंडी के अंदर चली जाती है जी। है ना, वो सूंडी के अंदर जाकर के दाने को डैमेज करती है, दाने को नुकसान करती है। उससे उपज में काफ़ी कमी आती है। जी। और जो जिन किसान भाइयों ने, ये देखिए चने की इल्ली है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने चने की फसल लेट बोई है, आखिरी बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ मालवा में दिसंबर और ये जनवरी के फर्स्ट वीक में जो आलू खोद लेते हैं। और देखिए ना, आरआर में भी आ गई पॉलीफेगस है, यानी कई फसलों को एक साथ खाती है। कई फसलों में ये जो है ना, कई फसलों को नुकसान करती है। दूसरा जो है चने में हम लोग जो लेट में चना बो रहे हैं, विशेषकर काली मिट्टी में, इसमें भी हमने देखा होगा हमारे चांस के चांस में चने के गोर जो है, चने का पेट कटे हुए मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक कटुआ इल्ली, चने की इल्ली। जी। किसान भाई को लगता है कि कोई भाजी तोड़ने वाला आ गया, जबकि किसान भाई वो भाजी तोड़ने वाला नहीं है। काली मिट्टी के ढेलों को यदि एक चांस में कटे हुए हैं, वो आप ढेलों को उठाओगे तो उसमें भूरे रंग की एक इल्ली मिलती है। जी जी। भूरे रंग की इल्ली मिलती है, और ये रात्रिचर इल्ली है एक्चुअली में। ये दिन में नुकसान नहीं करती है, जैसे सूर्यदेव निकले वो इल्ली जो छुप जाती है मिट्टी में, और रात्रि जैसे हुई वैसे एक ही लाइन में जो है चने को काटती है। रात्रिचर इल्ली हुई। डॉक्टर साहब, इसके उपचार की हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक किसान भाई लाइन पर हैं। चंद्रमोहन यादव जी भोपाल के ही किसान हैं। जी हाँ, जी चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी अपनी समस्या बताएं। तो मेरी कृषि में हल्की हल्की इल्ली है गेहूं की फसल में। जी बिल्कुल, गेहूं में इस बार इल्ली आई हैं। डॉक्टर साहब, हम बाद में बात करने वाले थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। 322 प्रजाति की गेहूं बोई है मैंने। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, चाहे तो 322 हो या दूसरा इसका पूसा तेजस है, पूसा उजाला है, कोई भी है, सब में किसान भाइयों के यहाँ से शिकायत आ रही है कि कहीं कहीं ये इल्ली आ गई है। हालांकि किसान भाई आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है। इस इल्ली से उपज में गए साल भी आई थी, उपज में कोई कमी नहीं आंकी गई है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि इल्ली बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत नुकसान कर रही है, तो इसमें एक दवा आती है, बहुत सुरक्षित दवा है, क्विनोल फॉस दवा, जिसको उदर विष है। यदि आपका क्विनोल फॉस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर यदि आप स्प्रे कर देंगे तो इल्ली कुतर के खाएगी, और कुतर के खाएगी तो जो है इल्ली निश्चित रूप से मर जाएगी। बाकी गेहूं के खेत में इल्ली दिख रही है, लेकिन पत्तियां कहीं कटी हुई दिख रही हैं। घबराने की, चिंता करने की विषय नहीं है। इल्लियां दिख रही हैं, थोड़ी बहुत पत्ती भी खाएंगी, लेकिन गेहूं में इतनी पत्तियां होती हैं कि कितनी खाओगे, है ना। मैंने बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो क्विनोल फॉस डॉक्टर साहब ने बताई है, उस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चने की हम बात कर रहे थे, चने की इल्लियाँ, और चने की इल्लियाँ तो सेमी लूपर भी होती है, और काली इल्ली भी होती है, हरी इल्ली भी होती है, छोटी इल्ली भी होती है, बड़ी इल्ली भी होती है, और अलग अलग अंगों पे पत्ती भी वो खाती है, तना भी खाती है, फली भी खाती है, उसमें घुस के खाती है, बाहर से खाती है। कैसे मुख्यतः सर इसमें क्या है, मुख्यतः 2 ही इल्ली हैं चने में जी। एक तो कटुआ इल्ली मैंने आपसे चर्चा की,
और दूसरी है चने का फली जी। छेदक। लेकिन चने के फली छेदक की विशेषता ये है कि जैसा मौसम होता है वैसा इसका कलर बदल जाता है। जिस फसल में नुकसान करेगा वैसा इसका कलर हो जाता है। फसल की अवस्था के अनुसार ये रंग बदलता है। ये चने की इल्ली 14 प्रकार के रंग बदलती है। हाँ, 14 प्रकार के रंग बदलती है। शुरू की अवस्था में चने की पत्ती को खुरच की खाती है, और जैसे ही जो इसमें फली लगी तो फली में घुस करके, घेंटी में घुस करके दानों को डैमेज करती है। तो ये सबसे खतरनाक कीट है। वैसे भी मौका देखकर रंग बदलने वाले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। और अगर इल्ली 14 तरह के रंग बदल रही है तो फिर तो हम सोच सकते हैं कितनी बड़ी दुश्मन है हमारी। ये जो है बैंगन में भी आ रही है, फूलगोभी में भी आ रही है, और इसके बाद सोयाबीन का मुख्य कीट हो गया। केवल चने की इल्ली थी जी, और लेकिन आज जो है सोयाबीन का मुख्य कीट हो गया। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि इस कीट को नियंत्रण करने के लिए समन्वित पद्धति किसान भाइयों आपको अपनानी पड़ेगी। केवल यदि आप चाहें कि जहर से इसको खत्म कर दें तो कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब ये इतनी सारी इल्लियाँ देख रहे हैं। एक तो उसमें वो बाल वाला कीड़ा है, बिहार हेयरी कैटरपिलर, लेकिन ये बहुत कम आता है फसलों में इसका वो इसमें रबी में कमी है, वो सब्जियों में ज्यादा देखने को मिल जाता है। सब्जियों में दिखता है, और खरीफ में कहीं आ जाता है। खरीफ अभी तो कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही कि बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कीड़ा है। पर ये जो इल्लियाँ थी, जी हाँ, चने की इल्ली तो है नहीं पड़ेगा। अभी इनिशियली जो है किसान भाइयों ध्यान रखिए, लेकिन इसका मेरा निवेदन ये भी है आपसे कि इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। इस इल्ली का 100% मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि बिना कीटनाशक दवा डाले हुए आप इस इल्ली का नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण कैसे करेंगे? बाराबंकी से नंदकिशोर जी से बात कर लें, वह हमारे नियमित दर्शक हैं। उसके बाद फिर हम इसी विषय पर आएंगे। नंदकिशोर जी, कार्यक्रम में स्वागत है भाई। नया वर्ष बधाई आपको। जी दर्शन के भाई, नया वर्ष बहुत बहुत बधाई। मैं जानना ये चाहता हूँ कि नया साल आया है, ये कोहिरा पाला जाड़ा सब साथ में लाया है, तो ऐसी दशा में जो हमारे खेतों में खर उग रहे हैं, तो मौसम को देखते हुए उससे हम किस प्रकार से नियंत्रण करें? जी धन्यवाद नंदकिशोर जी। अभी आप सुने कि चने की इल्ली का नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके बाद हम आप पर की बात पर आएंगे। देखिए, चने की इल्ली में हम लोगों को इसको बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इसको कंट्रोल करना है। इसमें किसान भाइयों जैसे सोयाबीन में 5-5 स्प्रे करते हैं, तो चने की इल्ली के लिए विश्वविद्यालय द्वारा काफ़ी काम किया गया है। IPM का सेंटर उसमें काम किया गया है। तो इसमें 2-3 तरीके हैं, उनको आप करिए। पहला तो जो है 30-30 मीटर की दूरी पर खूंटियाँ गाड़ें और टी आकार की खूंटी गाड़ें। तो इसमें जो खूंटियाँ गाड़ते हैं इस पर जो है चिड़िया बैठती है। वो चिड़िया जो बैठती है प्रोण इल्ली को खा जाती है। पहला तो ये है 30 मीटर की दूरी पर गाड़ना है किसान भाइयों। क्यों? जो चिड़िया बैठती है 15 मीटर आपका इधर से और 15 मीटर इधर से, 15 मीटर तक ही उसके निगाह रह पाती है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हम तो चना के साथ में मक्का बो देते हैं। तो इस संशय में कतई नहीं रहे कि मक्का के ऊपर चिड़िया बैठेगी। देखिए क्या होगा, यदि चिड़िया मक्का के ऊपर बैठती है तो पेड़ हिलेगा, और पेड़ हिलेगा तो कभी भी उसका निशाना सही नहीं पड़ेगा। इसलिए अनुशंसा बार बार की जाती है किसान भाइयों, मक्का तो लगाएं आप, लेकिन इसके साथ में टी आकार की खूंटियाँ जरूर गाड़ें, पहला। दूसरा जो है, हम कीड़ों को मारें नहीं, कीड़ों में बीमारी फैलाएं। कीड़ों में विशेषकर इस कीड़े में, चने की इल्ली में NPV जो हमारा वायरस है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, 250 LE मतलब 250 ग्राम 400 लीटर पानी में मिला करके आप डाल देंगे तो निश्चित रूप से 100% इसके रिजल्ट ऐसे है कि इस इल्ली का हम लोग जो है नियंत्रण कर लेते हैं। काली होकर मर जाएगी, बीमारी लगी समझो। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ कि तुरंत वो डालें, तुरंत चाहिए। देख किसान भाइयों, इसका नॉकडाउन इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। आपने आज NPV डाला है तो चौथे दिन से आपको पता चलेगा कि इल्ली जो है नुकसान हो रहा है। मतलब चौथे दिन इसको ताप आती है, बुखार आता है भयंकर इसको, और 5वें दिन इल्ली काली पड़ के उल्टी लटक जाती है। यदि इल्ली काली पड़ के उल्टी लटकी है तो निश्चित मानिए कि इसमें NPV वायरस का इफेक्ट काम कर गया है, काम कर गया, नहीं तो नहीं है। और किसान भाइयों, एक खेत में आपने NPV डाल दिया है, उसमें जो काली इल्लियाँ हैं उनको आप इकट्ठी कर लो। इकट्ठी करने के बाद 10 इल्ली प्रति लीटर के मान से चटनी बना के दूसरे खेत में डालोगे तो निश्चित रूप से मानिए वो भी दवा बन गई, वो भी दवा बन गई और आपका नगण्य में काम हो रहा है। तीसरा जो है, इसमें यदि आपको ऑब्जर्व करना है किसान भाइयों, तो लाइट ट्रैप जो लगाते हैं जी, प्रकाश प्रपंच जिसको कहते हैं, तो 7 बजे से 9 बजे तक आप जो है अपने खेत पे लाइट लगाएं, या घर में अधिकतर आजकल किसान भाइयों ने जो है ट्यूबवेल सबके पास है, लाइट लगी हुई है सबके यहाँ, तो 200 वाट का बल्ब सफेद आप लगाएं, नीचे कड़ावा रख दें, तो इसकी जो फुद्दी है इस कीड़े की विशेष कड़ावा में भर दे पानी, कड़ावे में पानी भर दें और उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें, है ना, तो वो फुद्दी आ जाएगी। उसमें फुद्दी आएगी। जब फुद्दियों की संख्या ज़्यादा आ रही है तो आप मानिए कि जो है इस कीट का प्रकोप हो सकता है, तो आप पहले से स्प्रे कर दें। ध्यान रखें किसान भाइयों,
एनपीवी हो और चाहे आपका जो खूंटियाँ हमने गाड़ी है वो हो, इसको आपको निकालना नहीं है। एनपीवी जो है आज भी जो है कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, मतलब ये शिशु बच्चों को, अंडों को नहीं मारता। एनपी वायरस जो है ना बच्चों को, छोटे शिशु हैं उसको नहीं मारता और ना ही अंडों को मारता है। इसके लिए आपको एक स्प्रे आपको 15 दिन बाद फिर करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका कंट्रोल होगा। और लकड़ी तो आप कंटिन्यूस गाड़िए। वो जो स्प्रे करना है वो कौन सी दवाएं हो सकती हैं? हाँ नहीं, चने में तो मेरे को अच्छा, नहीं आपका एनपीवी में, हाँ एनपीवी एनपीवी से कंट्रोल होगा। लेकिन फिर भी किसान भाइयों, यदि आपको लगता है कि नहीं यार इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है, यदि पॉट फॉर्मेशन अवस्था है तो 1 मीटर लंबाई में यदि 1 से 2 इल्ली दिख रही है तो उस समय तुरंत कीटनाशक दवा डालिए। कीटनाशक दवाइयों में भी हम लोग सुरक्षित कीटनाशक दवाई की बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं किसानों की आय दुगनी हो। यदि हम लोग महंगे दवाई डालेंगे तो किसान की आय दुगनी को कैसे होगी? आज हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो कैसे कंट्रोल होगा? तो इसलिए इकट्ठा होके कई सारे उपाय एक साथ अपनाएं और उसको कंट्रोल। नीमास्त्र जो हमारा है, नीमास्त्र का बहुत अच्छा परिणाम है। इसके इल्ली ऊपर नीमास्त्र का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। फिर भी यदि कीटनाशक में भी जाना है तो इसमें सबसे सुरक्षित है क्विनोलफॉस है। क्विनोलफॉस भी अपने आप में उदर विष है। इसमें इल्ली खाएगी तो मरेगी और नहीं खाएगी तो नहीं मरेगी। किसान भाई निश्चित रहिए कि इल्ली कब तक भूखी रहेगी? 2-3 दिन तक वो इंतजार करती है। 2-3 दिन के बाद मतलब पत्तियों को खाएगी, निश्चित रूप से खाएगी तो इल्ली निश्चित रूप से मरेगी। यदि आप लोग जो और ज़्यादा महंगे कीटनाशकों पे जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं, और महंगे कीटनाशक पे जाओगे तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे कीटनाशक हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है। डॉक्टर साहब, प्याज की बात कर लें जल्दी से। प्याज पर क्या कुछ हो रहा है और कैसे नियंत्रण करेंगे? निश्चित रूप से मानिए, प्याज में भी बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि जो है प्याज में साहब कंद हमारा छोटा रह गया है और डंठल मोटा हो गया। तो किसान भाइयों, किसी भी स्थिति में रबी में हम प्याज लगाते हैं तो 1.5 महीने से पुरानी पौध नहीं होना चाहिए। इस समय जो आलू खुद गया है बहुत सारे किसानों का, और आलू जो किसानों ने खोदा है वो प्याज रोप रहे हैं अभी, और बहुत सारे किसान चना भी हो रहे हैं अभी। विशेषकर मालवा में बात करें तो इसमें प्याज में जो है 1 से 20 किलोग्राम नत्रजन आपको प्रति हेक्टेयर देना है। 60 किलोग्राम नत्रजन आपको जो है वो चोपने से पहले देना है, और 25% जो है हमारा मतलब 30 किलो नत्रजन जब 1 महीने की प्याज की फसल हो जाए उस समय देना है। और जो तीसरा पानी देंगे ना उस समय 45 दिन पे 30 किलोग्राम नत्रजन देना है। 45 दिन के बाद किसी भी स्थिति में प्याज के खेत में नत्रजन नहीं देना है। ये 45 दिन के बाद देंगे प्याज में नत्रजन तो जो है उसका डंठल जो है तना मोटा हो जाएगा। एक निवेदन और कहूँगा किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों को शिकायत रहती है कि हमारा कंद बढ़ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें करना थी लेकिन समय का अभाव, और किसान भाई पाले का भी ध्यान रखें, नमी करते रहें, धुआं करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। और किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको सारी शुभकामनाएं। और किसान भाइयों आगे दीजिएगा। किसान भाई राम राम।